मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे रूस यूक्रेन से पैदा हुए उन इकोनॉमिक हालात की जो लगातार हमें टेंशन दिए जा रहे हैं और क्रूड ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बीच आप यह तो सुनते ही आ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जल्द बढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट की मदद से आपको वो सारा कैलकुलेशन समझाएंगे, ये कीमतें कितनी बढ़ेगी और सरकार चाहे तो इसमें कितनी राहत दे सकती है। साथ ही आपको बताएंगे कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने रूस की इकोनॉमी को जंक रेटिंग क्यों दी है और क्या है इसका मतलब, और रूस यूक्रेन संकट के चलते फाइनेंशियल मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, इससे भी आपको अपडेट कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अब जब क्रूड ऑयल के दाम $116 को पार कर गए हैं और आज फ्यूचर मार्केट में इसके रेट $119 प्रति बैरल की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अटकलें हैं कि सरकार के पास इस महंगाई को ग्राहकों तक पास ऑन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें क्या होंगी। क्या वाकई पेट्रोल की महंगाई इस लेवल तक बढ़ने जा रही है जिनकी अटकलें लगाई जा रही है? हमने बात की दिल्ली पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट निश्चल सिंघानिया से। देखिए, आज क्रूड का दाम $116 प्रति बैरल तक पहुंच गया है और ये स्तर हमने आज से पहले केवल 2013 और 2014 में देखे थे, जब क्रूड $110 के आसपास था। तब की परिस्थितियों और अब की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। तब एक्साइज ड्यूटी जो थी पेट्रोल डीजल पे, पेट्रोल पे मात्र 9 रुपए लीटर थी और डीजल पे मात्र ₹3.5 लीटर थी एक्साइज ड्यूटी। आज की अगर हम बात करें तो पेट्रोल पे ₹27.90 एक्साइज ड्यूटी है और डीजल पे ₹21.80 है। तो करीबन 18 से 19 रुपए एक्साइज ड्यूटी में भी एक इजाफा आया है 2013 से लेके अब तक। और इन स्तरों पे अगर आप देखें, पिछले 4 नवंबर से जब आखिरी प्राइस रिवीजन हुआ था, आज 4 नवंबर से लेके आज तक अभी तक कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ है। और 4 नवंबर पे जो प्राइस जो था क्रूड का वो $82 पे था। $82 से $116 पे आने का मतलब है कि $34 प्रति बैरल बढ़ चुका है। और अगर हम एक बेसिक कैलकुलेशन करें, डॉलर के रेट को रुपए से अगर मान के चलेंगे, वो $75 पे ही था तब भी और आज भी है, तो मेरे अनुमान के हिसाब से ₹25 लीटर तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ₹15 ₹20 नहीं, ₹25 लीटर तक की बढ़ोतरी संभव है। और इसमें सरकार के पास कुछ ही विकल्प हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 18 से 19 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसमें कटौती की जाएगी, तभी प्राइसेस को नियंत्रण में रखा जा सकता है। आपको पता होगा कि हमारे देश में पिछले 5 साल से पेट्रोल डीजल प्राइस मैकेनिज्म लागू है, यानी क्रूड के उतार चढ़ाव के मुताबिक तेल कंपनियां हर रोज डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ाती है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि पिछले 3-4 महीनों से इनकी कीमतें नहीं बढ़ी है, जबकि क्रूड के दाम लगभग डबल होने जा रहे हैं। क्या है यह डेली प्राइस मैकेनिज्म और ये कितना रियलिस्टिक है? देखिए, डेली प्राइस मैकेनिज्म जब इसको 2017 जून में लागू किया गया था, इसका मकसद ये था कि जो भी प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा या घटेगा वो डेली की डेली ग्राहक को पास ऑन किया जाएगा। अब उसका मकसद ये था कि अगर क्रूड बिल्कुल नीचे गिर जाए तो उसका बेनिफिट ग्राहक को जाना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा होते हुए देखा नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मार्च 2020 में जब कोविड की सबसे पहली लहर और जो लॉकडाउन हुआ था, तो क्रूड $20 पे आ गया था। अब $20 के आने के बावजूद भी वो बेनिफिट ग्राहक को नहीं पहुंचा, बल्कि एक्साइज ड्यूटी को उस टाइम बढ़ा दिया गया। और जब आज प्राइस बढ़ा है तब भी उसको जो है ग्राहकों को उसका खामियाजा झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक्साइज जो बढ़ गई है वही एक रास्ता है रेट कम करने का। तो डेली प्राइस मैकेनिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। जैसा कि आपने कहा 6-6 महीने तक प्राइस नहीं बढ़ते या 3-3 महीने तक, हो सकता है वो चुनावों से लिंक्ड हो, लेकिन आप बेसिक प्रिंसिपल डेली प्राइस मैकेनिज्म का फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ग्राहक परेशान हो रहा है। आप जब $20 होता है तब ग्राहक को पास नहीं करते, आप जब बढ़ता है तो आप कहते हैं कि ये दाम बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गया है। तो डेली प्राइस मैकेनिज्म को इन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए इसको कि हम मतलब सरकार ने बनाया था, लागू किया था। पहले 15-15 दिन में रेट चेंज होते थे तो सब लोग कहते थे कि 2-2 रुपए बढ़ गए या 3-3 रुपए बढ़ गए,
पर कम से कम एक सिस्टम तो फॉलो हो रहा था। आप 3-3 महीने रेट ना बढ़ा के आप तो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ उसको चुनावी एंगल से देख रहे हैं या जिस भी तरीके से देख रहे हैं। पर डेली प्राइस मैकेनिज्म को अगर फॉलो करते तो ग्राहकों पे ना एकदम से ज्यादा बोझ पड़ता, और ग्राहक को जो बेनिफिट मिलना चाहिए कम क्रूड का, वो भी पिछले 2 साल में जो उसको नहीं मिला वो भी मिलता। क्रूड ऑयल के दाम किस तेजी से बढ़े हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1 नवंबर को क्रूड ऑयल के दाम $68 प्रति बैरल थे, 1 दिसंबर को $77, 1 जनवरी को $89 और 1 फरवरी को $97 के लेवल तक पहुंच गए और अब 116-118 के बीच है। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा, कोई नहीं जानता। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट कहती है कि क्रूड के दाम $150 तक भी जा सकते हैं। हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि अगर क्रूड इसी लेवल पर बना रहा तो ग्राहकों को कब तक और कितनी महंगाई झेलनी पड़ सकती है। देखिए, रूस और यूक्रेन के विवाद से आज $116 हो गया है, और अगर ये विवाद और थोड़े दिन चलता है तो ये ऊपर के स्तर पे ही जाएगा, नीचे होता हुआ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर हम ये माने कि ये कम कैसे होगा, अगर विवाद कल खत्म भी हो जाता है, क्योंकि क्रूड इतना बढ़ गया है और उससे रिलेटेड क्राइसिस जो है उनको 2-3 महीने लग जाएंगे स्टेबलाइज होने में, तो क्रूड हमेशा अगले 2-3 महीने तक मेरा अनुमान यह है कि $100 से ऊपर रहेगा। और जब तक ये $100 से ऊपर रहेगा, जनता को फौरी राहत मिलते हुए मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि $100 से ऊपर होने का मतलब है कि आपको ये ₹20-25 की बढ़ोतरी करनी ही पड़ेगी। तो अगले 3-4 महीने तक, जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता, या जब तक ये विवाद सुलझ भी जाता है और चीजें सामान्य भी होने लग जाती हैं, तब भी उसको 3-4 महीने कम से कम लग जाएंगे चीजों को वापस स्टेबलाइज होने में। तब तक जनता को ये भार सहना ही पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। एक सवाल अब सबके मन में है कि सरकार के ऊपर जैसे ही चुनावों का दबाव खत्म होगा, क्या वह वाकई में एक झटके में इतना बड़ा बोझ आम आदमी पर डाल देगी, या अभी उसके पास राहत देने का ऑप्शन है। मैक्रो इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि क्रूड के दाम में हर 10% बढ़ोतरी पर जीडीपी ग्रोथ 0.2% घट सकती है। सरकारी बजट बनाते समय यह अज्यूम किया गया था कि अगले साल क्रूड के दाम $75 के आसपास रहेंगे, लेकिन अब सब कुछ उलट पुलट हो गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करेगी? अगर उसने ऐसा किया तो पेट्रोल डीजल के दाम कितना बढ़ेंगे, और नहीं किया तो आप पर कितना बोझ बढ़ेगा? देखिए, 4 नवंबर को आखिरी एक्साइज ड्यूटी में कटौती हुई थी, जब पेट्रोल पे ₹5 लीटर और डीजल पे ₹10 लीटर की एक्साइज ड्यूटी में जो था प्राइस कम किया था एक्साइज ड्यूटी का। आज ये स्थिति है कि एक्साइज, जैसा मैंने आपको बताया, ₹21.80 है डीजल पे और ₹27.90 है पेट्रोल पे। तो आप देखिए, स्कोप अभी भी बहुत है एक्साइज ड्यूटी कम करने का, और अब ये सरकार पे डिपेंड करता है, उसको अपना फिजिकल डेफिसिट भी देखना है और भी चीजों को देखना है, कई परियोजनाएं भी चल रही हैं। तो एक्साइज ड्यूटी कितनी कम कर सकते हैं? अगर नहीं करी तो ₹20-25 की बढ़ोतरी दिख रही है, अगर कम करेंगे तो क्या वो ₹10 तक लीटर कम कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम आधा ही पास ऑन हो कस्टमर को। तो मेरे ख्याल से एक्साइज ड्यूटी में अभी भी काफी स्कोप है कम करने का, जिससे कि ग्राहकों को कम से कम इस क्राइसिस का बोझा झेलना पड़े। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर है और इन पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें वैट वसूलती है। पिछले 1 साल में कई राज्य सरकारों ने पेट्रोल की महंगाई से जनता को राहत देने के लिए ब्याज दरें घटाई है। क्या एक बार फिर राज्य सरकारें वैट घटाने की स्थिति में हैं? हमने पेट्रोलियम इंडस्ट्री का नजरिया जानना चाहा। देखिए, डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये चाहेगी और ये कहेगी भी राज्यों से कि आप अपना वैट की दरों को कम करिए, पर जिस प्रोपोर्शन में एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, आप देखिए कि ₹9 से ₹28 हो गई पेट्रोल पे और ₹3.5 से ₹22 हो गई डीजल पे। तो बहुत स्कोप एक्साइज ड्यूटी कम करने का है। अगर हम राज्यों की बात करें, अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में वैट जब 2016 की मैं बात करूं तो ₹10 होता था, आज ₹15 है, तो केवल ₹5 बढ़ा है। तो कितना स्कोप है उसको कम करने में? डीजल की बात करें तो ₹6 था वैट 2016 में, आज ₹12 के आसपास है। तो हर राज्य के पास तो ₹5-6 की गुंजाइश ही है। मतलब 2016 से 2013 से अगर आज 2022 में उनका ₹5-6 वैट बढ़ा है, तो उनके पास कितनी गुंजाइश है? उनके पास बहुत कम गुंजाइश बची है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी में बहुत स्कोप है। तो राज्यों में
प्रेशर डालने का मेरे को नहीं लगता कि इस बार कोई बहुत अच्छा नतीजा निकल पाएगा, और ना ये करना भी चाहिए, क्योंकि इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था पे बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इस बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लीड लेनी पड़ेगी एक्साइज ड्यूटी कम करने की। अब आपको लेकर चलते हैं रूस यूक्रेन हालात से उपजे ग्लोबल इकोनॉमिक सुर्खियों की ओर। ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज और फिच और मूडीज ने रूस की सॉवरेन रेटिंग घटाकर जंक कर दी है। किसी भी बड़े देश की इतनी बड़ी डाउनग्रेडिंग पिछले 50 साल में पहली बार हुई है। एक और रेटिंग एजेंसी S&P ने पिछले दिनों रूस की रेटिंग में काफी कटौती की थी। एक के बाद एक लगातार कई आर्थिक प्रतिबंधों के चलते रूस की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की आशंका में ये डाउनग्रेडिंग हो रही है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों के बाद FTSE रसल और MSCI जैसे यूरोपियन एक्सचेंजों ने भी रूसी कंपनियों को ट्रेडिंग से बाहर कर दिया है। जंक रेटिंग का मतलब है किसी भी देश के लिए नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड जैसे BB+, BB, BB- का टैग लगा देना, यानी ये देश निवेश के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में इन रेटिंग एजेंसियों ने रूस को एक तरह से कई अफ्रीकी देशों की कतार में ला दिया है। उसके बाद भी 2-3 बदतर ग्रेड है जो कुछ ही देशों को मिले हैं। दूसरी तरफ खबरें हैं कि इन पाबंदियों से रूस में लोग परेशान हैं। बैंकों और ATM के आगे लाइन लगी हुई है। लोग कैश की जगह फिक्स्ड एसेट जैसे सोना चांदी खरीदने लगे हैं। कई अमीरों के विदेश खाते फ्रीज होने के बाद ऐसे रिपोर्ट भी आ रहे हैं कि रूस के ज्यादातर अमीर लोग लग्जरी ज्वेलरी और घड़ियां खरीदकर अपने पैसे खपा रहे हैं। इससे वहां लग्जरी चीजों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। लेकिन क्या वाकई रूस में ऐसे हालात हैं? वहां रहने वाले भारतीय या भारत में रहने वाले रूसी क्या सोचते हैं? हमने बात की रूसी नागरिक नारे से, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुकी है और हिंदी अच्छी बोलती है। मैं रूस में अपनी फैमिली से संपर्क में हूं और वहां सब कुछ नॉर्मल है। इकोनॉमिक सैंक्शंस का असर जरूर होगा, लेकिन इतना नहीं जितना वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है। जब वॉर होता है तो टेंशन हर जगह होती है, लेकिन रूस में कोई फाइनेंशियल केओस जैसी स्थिति नहीं है। मेरे कई इंडियन फ्रेंड्स भी रूस में रहते हैं। मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि वहां कैश को लेकर ऐसी कोई भागदौड़ मची है। जहां तक मुझे लगता है युद्ध खत्म होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास रूस में रहने वाले कुछ भारतीय स्टूडेंट्स के ईमेल मिले हैं जिसमें चिंता जताई गई है। हम उनसे संपर्क की कोशिश में हैं ताकि उनका नजरिया भी जल्द आप तक पहुंचा सके। यूक्रेन और रूस को लेकर सब कुछ अनिश्चित है। स्टॉक मार्केट की चाल से भी पता चल रहा है कि ये संकट फिलहाल खत्म होने का संकेत नहीं है। मार्केट में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह पॉजिटिव मूड में खुला सेंसेक्स 500 पॉइंट तक ऊपर चढ़ा, लेकिन जैसे ही कोई नेगेटिव रुझान मिला मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। आज सेंसेक्स इंट्राडे हाई से करीब 900 पॉइंट्स टूटकर 366 पॉइंट्स नीचे 55,103 पर बंद हुआ। सभी 30 में से 20 शेयर लाल निशान में बंद हुए। आज के कारोबार में ऑटो शेयरों में जमकर बिकवाली है। ऑटो इंडेक्स 2.5% कमजोर हुआ, वहीं बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा की गिरावट रही। रूस पर पाबंदियों से बेहतर एक्सपोर्ट ऑर्डर की उम्मीद से मेटल इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है। इसमें आज भी 1% की तेजी आई है। तो ये था आज का खर्चा पानी। आज का बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। नमस्कार।